भारत एक विविध सांस्कृतिक मूल्यों वाला देश है। यहाँ पर संस्कृति में बहुत विविधता है। अपनी इस अनूठी संस्कृति को यदि बचाए रखना है तो हमको शिक्षा में निश्चित रूप से कला शिक्षा को डालना ही पड़ेगा। कला शिक्षा को किसी तरह से उपेक्षित करने की बजाय समेकित पाठ्यक्रम के रूप में हमको पाठ्यक्रम में कला शिक्षा को शामिल करना चाहिए। कब? जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो प्रायः कला शिक्षा को उपेक्षा की जाती है। बहुत दिनों से ये बात चलती है कि कला को निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए, पाठ्यचर्या का वो ये एक अंग होना चाहिए, किंतु ये बात केवल कागज़ों में कही जाती है, कार्य रूप में परिणित नहीं की जाती। और उसका एक कारण ये है कि जो शिक्षा है वो आर्थिक रूप से संबल होने का और जीवन निर्वाह करने का एक साधन बन गया है। इसलिए उसमें इस तरह के विषयों को अनुपयोगी विषय या केवल मनोरंजन का विषय ये समझकर उपेक्षित किया जाता है, जबकि कला जो है वो व्यक्ति में सौंदर्यबोध, सहनशीलता, उसकी सोच को व्यापकता, उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा और उसके संसाधन को सुदृढ़ करने का काम करती है। बच्चे के अंदर जो संसाधन है उसको वो बाहर लाती है। इसलिए कला शिक्षा को निश्चित रूप से मुख्य पाठ्यक्रम में स्थान मिलना ही चाहिए। कला शिक्षा की इस उपेक्षा ने शिक्षा संगठन के अधिकारी, शिक्षाविद, शिक्षक, समाज के नागरिकों में शिक्षा कला के समझ को कम कर दिया है। लोग कला के विषय के पारखी बहुत कम लोग समाज में हैं जो कला को पहचानते हैं या कार्यों को कला के रूप में प्रदर्शित करते हैं और कार्यों को कलात्मक सौंदर्य प्रदान करते हैं। वरना इस आपाधापी के युग में पढ़ना एक काम हो गया है और पढ़ने के माध्यम से अर्थोपार्जन जीवन का उद्देश्य बन गया है। लेकिन कला शिक्षा को उसका स्थान मिलना ही चाहिए। प्रायः स्कूलों में जब वार्षिकोत्सव होता है, जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या ऊपर की कोई अथॉरिटी स्कूलों के इंस्पेक्शन के लिए आती है तो कला का प्रदर्शन होता है। और कैसी कला का प्रदर्शन होता है? एक दिन को निश्चित किया जाता है और उस दिन सब बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? प्रायः स्कूलों में सीडी लगाकर नृत्य किया जाता है। ये सतही मनोरंजन को ही कला मान लिया जाता है। तुम लोग जब स्कूल जाओगे तो तुमसे ये अपेक्षा करूँगी कि अपने अध्यापन करने वाले स्कूल में इस तरह से कला का प्रदर्शन नहीं करवाना। उस सीडी में बच्चे अपने मनपसंद का गीत चुनते हैं और उसके अनुसार स्टेज में थिरकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में भी गायन की प्रक्रिया को बंद ही कर दिया गया है और सब सीडी पर डिपेंड हो गए हैं। उसके बोल क्या हैं, उसके एक्शन क्या हैं, उसमें बच्चा किस तरह से नृत्य कर रहा है, भावों का प्रदर्शन कर रहा है, ये सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। ये समझो स्टूडेंट्स कि एक शैक्षणिक संस्था का मंच केवल मनोरंजन देने के लिए नहीं होता, वो एक संदेश देने के लिए होता है। इसलिए उसमें केवल डुएट सॉन्ग के माध्यम से वार्षिकोत्सव को मनाकर ख़त्म कर लिया जाए, ये कला का मतलब, ये कला को पोषित करने का अर्थ नहीं होता। तो कला को हम कैसे जीवित रखें? NCF 2005 कहता है और प्रायः स्कूलों में ये आरंभ भी हुआ है कि बच्चे के अंदर जो कला है या बच्चे की जो रुचि है उसको उभारने के लिए दृश्य कला, रंगमंच, गायन और निर्माण, सृजनात्मक चीज़ों का बहुत लंबे समय तक सप्ताह में कम से कम एक दिन 1 से 1.5 घंटे का वर्कशॉप लगाना चाहिए। जब बच्चे छोटी क्लास में हैं, वो जब छोटी क्लास में
इन चीज़ों को सबको करके देखते हैं तो धीरे धीरे माध्यमिक स्तर तक पहुँचते पहुँचते उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी रुचि किस दिशा में है। हो सकता है कोई बच्चा नाटक में रुचि ले, कोई बच्चा क्ले आर्ट में रुचि ले, कोई गायन में ले। इस तरह बच्चे को अपनी रुचि समझ में आ जाती है और शिक्षक भी अपनी रुचियों को जानने लगता उनकी रुचियों को जानने लगता है। इस तरह बच्चों को अवसर प्रदान किया जाए और साल भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इसे लिया जाए और बच्चे को छोटी क्लास से लेकर माध्यमिक स्तर 10वीं तक इस तरह से अवसर दिए जाएं कि वो क्या कर सकता है। और जब वो जान लेता है कि मुझे तो क्ले आर्ट पसंद है, मैं मूर्तियों को बना सकता हूँ, उसमें भाव भर सकता हूँ, उसको तराश सकता हूँ, तो 11वीं 12वीं में उसको एक अवसर प्रदान किया जाए। जब वो बच्चा 12वीं करके निकलेगा तो इसको व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपना सकता है और अपने अवकाश के क्षणों का सुंदर उपयोग भी अपनी कला के माध्यम से कर सकता है। वो जानने लगेगा कि किस भाव को कैसे प्रदर्शित किया जाए और जब बच्चों को अवसर दिया जाता है तो वो बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी कला के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। रंगमंच बहुत उपेक्षित है, लेकिन रंगमंच भी एक बहुत अच्छा संसाधन है कठिन विषयों को ठीक उचित ढंग से पढ़ाने का। इसके लिए शिक्षक को समर्थ करने की आवश्यकता पड़ती है कि शिक्षक कैसे अपनी पाठ्य वस्तु का नाटक में रूपांतरण करे और उसको नाट्य के माध्यम से बच्चों के समक्ष ले जाएगा तो जो पाठ्य वस्तु बहुत बोझिल होती है वो भी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों के समक्ष पहुंचती है और पूरे बच्चे उस पाठ्य वस्तु को जानने लगते हैं। तुम लोग किसी पोर्शन को जैसे कि रूपक के रूप में क्लास में प्रस्तुत करोगे, 40 बच्चे हैं, 5 बच्चे आकर पार्ट अदा करेंगे, लेकिन तुम यकीन मानो कि 35 बच्चों को भी सबका पार्ट याद हो जाएगा और इस तरह से पाठ्य वस्तु हर बच्चे तक पहुंच जाएगी। इसलिए रंगमंच बहुत अच्छा माध्यम है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है, ये कक्षा में किया जा सकता है। इससे बच्चा क्या सीखता है? बच्चा संवाद अदायगी सीखता है, आत्मव्यक्ति सीखता है, आत्मविश्वास आता है, उसका मन और शरीर के संचलन में नियंत्रण आता है कि कब क्या बोलना है और क्या एक्शन करना है। इस पात्र के बाद मुझे बोलना है तो समय का प्रबंधन भी उसे आता है। रंगमंच एक सशक्त माध्यम है। चित्रकला, गायन ये बहुत अच्छा ऐसा माध्यम है कि बच्चे इससे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और भारत की संस्कृति जीवित रह सकती है। कला को जीवित रखने के लिए हस्तशिल्प को भी महत्व देना चाहिए। हमारे नगर में गांव में जो शिल्पकार हैं उनको कक्षा में बुलाना चाहिए। उनके माध्यम से बच्चों को उस कला को कैसे वो जीवित रखे हुए हैं इसको सीखना और सिखाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो बच्चा जिसके पालक इस तरह से कोई कला को करते हैं, जैसे बांस से धून निकालना, तो वो बच्चा गौरवान्वित होगा, बहुत सारे बच्चे उसको जानेंगे और इस तरह से वो कला स्प्रेड होगी और जीवित रहेगी और संस्कृति का संरक्षण होगा। ये मैं जितनी कला की बात कर रही हूँ ये सब पर्यावरण हितैषी भी हैं। इसलिए यदि बच्चे को कला की शिक्षा दी जाएगी तो वो पर्यावरण के प्रति भी सजग होगा, जीवन का मूल्य भी सीखेगा, अपने अनुभव को अपने जीवन में साकार करने की क्षमता उसके अंदर आएगी। वो अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाने के लिए अपने विचारों को उसमें उतारेगा। इस तरह से कला शिक्षा हमारे लिए अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत ईमानदारी से हमको लाना चाहिए शिक्षा में और समावेशी रूप से इसको पालन करवाना चाहिए। इस तरह से कला शिक्षा के संबंध में 2005 एनसीएफ के विचार यहाँ पर तुम लोगों के समक्ष रखी हूँ। अब मैं तुमको बताती हूँ कि स्वास्थ्य शिक्षा को, जैसा कि पहले पाठ्यक्रम कैसे निर्माण होता है उसमें मुख्य विषय को ही डाल दिया जाता है, इनको उपेक्षित कर दिया गया है, तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि 2005 एनसीएफ कहता है कि इनको भी पाठ्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में डाला जाए।
स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कहीं पर अच्छा स्वास्थ्य है कैसे जानेंगे, वहाँ पर पोषण की उपलब्धता और मृत्यु की दर, ये दोनों बातें हमको तय करती हैं कि वो समाज स्वस्थ है। अब समाज को स्वस्थ रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि माँ स्वस्थ हो और बच्चा स्वस्थ हो। ये कैसे स्वस्थ होंगे? जब सबके पास पोषण को खरीदने की, क्रय करने की शक्ति होगी और उसके उपयोग करने की भी शक्ति होगी। क्रय करने की शक्ति के बाद भी पोषण वस्तुएं बच्चे तक पहुंच जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। भटके हुए माता पिता अपने बच्चे का पैसा होने के बाद भी उचित पोषण नहीं कर पाते। तो इसको क्या चीज़ बच्चों के लिए अच्छा है? मिड डे मील इसलिए लाया गया है कि बच्चों के सामने, बच्चों के समक्ष गर्म पौष्टिक भोजन मिले और पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित छोटे छोटे कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, निबंध या फिर उसके संबंध में लेख को बच्चों के समक्ष रखना, बच्चों में प्रतियोगिता कराना, इस तरह से कार्यक्रम करके बच्चों में पोषण के प्रति पोषण को पोषित करने का विचार डाला जा सकता है कि बच्चे जानें कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, इसके विषय में एकदम स्पष्ट हो जाएं। स्कूलों में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, इन सब कार्यक्रमों में रेड क्रॉस का संगठन, ये सब बच्चे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भाव लाते हैं और निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों को स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी नियमित रूप से होना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में एक उचित समन्वय की आवश्यकता है। इन दिनों हम जानते हैं कि चिरायु योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग में ऐसे डॉक्टर्स की भर्ती की गई है जो स्कूल से समन्वय बिठाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें और किसी बच्चे के स्वास्थ्य में कुछ गंभीर कमी दिखने पर ये चिरायु योजना के अंतर्गत भर्ती किए हुए डॉक्टर्स उस बच्चे को रेफ़र करते हैं कि वो उचित इलाज करवाएं। और इस तरह जब स्वस्थ बच्चों का एक समाज बनेगा तो भारत भी स्वस्थ होगा, उसके नागरिक भी स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने ये स्वास्थ्य योजना को शामिल करना है, इस विचार को विराम देती हूँ।